एक ऐसा धमाका जिसने देश की राजधानी को सचमुच दहला कर रख दिया। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए इस हमले के बाद के जो पहले 24 घंटे थे वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल थे। तो आइए आज देखते हैं कि कैसे एक कार बम ने पूरे देश में एक बड़ी जांच और हाई अलर्ट को जन्म दिया। किसी भी आतंकी हमले की सबसे दर्दनाक कीमत वो इंसानी जान होती है। इस धमाके में जो शुरुआती आंकड़े आए उन्होंने ही सबको झकझोर दिया। सीधे सीधे 12 लोगों की मौत हो चुकी थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी की शुरुआत थी। ये सब शुरू हुआ सोमवार की शाम को। वक्त था शाम के करीब 6:52 का। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पार्किंग एरिया में एक कार में जोरदार धमाका हुआ। जरा सोचिए, ये वो समय था जब ज्यादातर लोग अपने काम से घर लौट रहे होते हैं और स्टेशन पर अच्छी खासी भीड़ होती है। जब शुरुआती रिपोर्ट्स आनी शुरू हुईं तो पता चला कि घटनास्थल का मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। धमाका एक सफ़ेद रंग की i20 कार में हुआ था। 20 से ज्यादा लोग घायल थे और 12 जानें जा चुकी थीं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थीं। और तो और धमाका इतना ज़बरदस्त था कि ज़्यादातर शवों की पहचान करना लगभग नामुमकिन हो गया था। अब डीएनए टेस्ट के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। धमाके की गूंज अभी ठीक से शांत भी नहीं हुई थी कि जांच एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। अब उनका काम था मलबे के हर टुकड़े और धुएं के हर कण से सच को खोजना, क्योंकि हर कोई जानता था कि एक छोटा सा सुराग भी एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जांच की रफ्तार बहुत तेज थी। एक तरफ फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल से 42 सबूत इकट्ठे किए, तो दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। पता चला कि हमलावर धमाके से पहले करीब 3 घंटे तक पार्किंग में इंतजार कर रहा था और इसी फुटेज से उस काले मास्क पहने संदिग्ध की पहचान भी हो गई। अब देखिए मामला कितना गंभीर था, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि केस को तुरंत देश की सबसे बड़ी काउंटर टेरर टास्क फोर्स यानी एनआई को सौंप दिया गया। इस एक कदम से ये बिल्कुल साफ हो गया था कि अधिकारी इसे एक बहुत बड़े आतंकी हमले के तौर पर देख रहे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये तस्वीर साफ होने लगी कि ये किसी एक अकेले शख्स का काम नहीं था। इसके पीछे एक बड़ा और खतरनाक नेटवर्क होने की पूरी आशंका थी। और फिर जांच में पहला बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। मुख्य संदिग्ध की पहचान हुई। पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी। जी हाँ, यही वो शख्स था जो कार में मौजूद था और जिसने इस हमले को अंजाम दिया था। अब यह कहानी एक पजल की तरह खुल रही थी। हुआ ये कि फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई और बस इसी एक गिरफ्तारी के बाद नबी अंडरग्राउंड हो गया और उसने अपना फोन भी बंद कर दिया। फिर एक एक करके कड़ियां जुड़ने लगीं। पुलवामा से उसके दोस्त डॉक्टर सज्जाद को हिरासत में लिया गया और फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। धीरे धीरे पूरा नेटवर्क बेनकाब हो रहा था। इन्हीं गिरफ्तारियों से एक और नाम सामने आया, जमात उल मोमिनात। ये असल में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की महिला विंग है और जो डॉक्टर शाहीन शाहिद गिरफ्तार हुई थी उसे भारत में इसी विंग का प्रमुख बताया जा रहा था। मतलब साफ था, इस हमले के तार अब सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे थे। देखिए, जब देश की राजधानी पर हमला होता है तो उसका असर पूरे देश में महसूस किया जाता है। फौरन ही पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और ख़ास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चौकसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। और ये अलर्ट सिर्फ कागजों पर नहीं था, एक्शन ज़मीन पर दिख रहा था। एक तरफ भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने राजस्थान में अपनी गश्त बढ़ा दी। देश की हर सीमा को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा था। उस वक्त जमीन पर असल में क्या हालात हैं, इसे एसएसबी कमांडेंट गंगा सिंह उमानवत के इस बयान से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने साफ कहा कि हर उस जगह पर जवानों को तैनात किया गया है जहां से घुसपैठ हो सकती है और बिना पूरी जांच के किसी को भी बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं है। तो पहले 24 घंटे हमने एक धमाका देखा, एक तेज तर्रार जांच देखी और एक राष्ट्रव्यापी अलर्ट देखा। नेटवर्क की परतें खुल रही थीं, सीमाएं सील हो रही थीं, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। असली सवाल तो अब भी बाकी था। अगले 24 घंटे कौन से नए और चौंकाने वाले खुलासे लेकर आएंगे?